नमस्कार साथियों, मैं अमनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवील कराता हूं सारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित कितने सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग किस में दिया गया है? भाग 3 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल पूछे कहां से कहां तक दिया गया है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। यदि पूछे कि मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, तो मूल अधिकार 7 थे, वर्तमान में कितनी है? 6 है। कौन सा हटा दिया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था इसे हमने क्या किया? मौलिक अधिकार से हटाकर इसको क्या कर दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। और यदि पूछे वर्तमान में प्राप्त 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर कहां तक दिया है? 18 तक दिया है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। तीसरा हमने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में। चौथा मैंने आपको बताया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। और इसके बाद बताया था संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, आर्टिकल 29 और 30। 30 भर में था संपत्ति का अधिकार, जिसे हमने क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया है, या हटा के इसको क्या कर दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। और आज पढ़ना है आर्टिकल 32, बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है, कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल 32 में क्या दिया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऊपर के जितने भी सारे हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, यदि उनमें से एक भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 क्या करता है? उन मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, उन्हें लागू करने के लिए क्या करता है? आज्ञा जारी करता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। यदि पर्टिकुलर नाम पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को आत्मा कहा है, तो भाग 3 को कहा है। पर्टिकुलर आर्टिकल यदि हमसे एग्जाम में पूछता है किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को कहा है। या पूछे किस अधिकार को कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। अब आर्टिकल 32 में का इस अधिकार के तहत यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा? 5 प्रकार की रिट क्या करता है? जारी करता है। कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस। पहली कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हम क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। दूसरा कौन सा है? परमादेश, इसको कहते हैं मैंडमस। तीसरा है प्रतिषेध, इसको कहते हैं प्रोविजन। और चौथा है उत्प्रेषण, इसको कहते हैं सर्ट्यूटरी। और पांचवा कौन सा है? अधिकार रक्षा या क्यू वारंटो। एग्जाम में पीएससी के एग्जाम में तो नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से आर्टिकल 32 के तहत भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन सी रिट जारी नहीं करता है। तो हमको पहले तो हमें यही याद करना है कि कौन कौन सी 5 रिट जारी करता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया परमादेश, तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध, चौथा हो जाएगा उत्प्रेषण और पांचवा का हो जाएगा अधिकार रक्षा। किस आर्टिकल के तहत करता है? 32 के तहत। और यहीं पे आगे हम पढ़ेंगे कि भारत का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है? मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। और क्या करता है? 5 प्रकार की रिट यही टोटल जारी करता है। तो यदि हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि मौलिक अधिकारों को कौन कौन संरक्षण प्रदान करता है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट और राज्य के जितने भी सारे उच्च न्यायालय वो क्या करते हैं? मौलिक अधिकारों को अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। और संरक्षण प्रदान करने के साथ ही कितने प्रकार की रिट जारी करते हैं? उन अधिकारों के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। एक एक करके मैं आपको सारी की सारी रिट बता दूं। पहली कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बड़ी इंटरेस्टिंग रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना। इसका मतलब होता है कि जैसे हमने व्यक्ति को बंदी बनाया, यदि हमने किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से या अवैधानिक रूप से हमने उसको क्या कर लिया? बंदी बना लिया। तो ऐसे बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अवैधानिक रूप से उसको बंदी बनाया है,
तो भारत का न्यायालय क्या करता है, उसे आदेश जारी करता है कि उसे 24 घंटे के अंदर क्या करे, पास के न्यायालय में उपस्थित कर सके। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर पास के न्यायालय में उपस्थित कर सके, जिससे उसके बंदी बनाए गए कारणों की जांच की जा सके। यदि उसे कानूनी रूप से या वैधानिक रूप से बंदी बनाए तो न्यायालय उसे आदेश देगा बंदी बनाए जाने का, और यदि अवैधानिक रूप से यदि बंदी बनाया गया तो न्यायालय उसे क्या करेगा, मुक्त करने का आदेश दे देगा। साशरीर उपस्थित करने का मतलब होता है कि जैसा उसको बंदी बनाया वैसा का वैसा उसे न्यायालय में उपस्थित कराना आवश्यक होता है। यह रिट लोक अधिकारी, मतलब हम कह सकते हैं सरकारी अधिकारी और निजी अधिकारी, या तो कोई व्यक्ति सरकारी पद पर है वो गिरफ्तार की है, या निजी अधिकारी यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से बंदी बनाता है तो दोनों के विरुद्ध रिट को हम क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। तो पहली कौन सी थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा कौन सा है, परमादेश। परमादेश का मतलब होता है आदेश देने का अधिकार, और यह रिट केवल और केवल सरकारी अधिकारी के विरुद्ध लागू होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 5 प्रकार की रिट में ऐसी कौन सी रिट है जो केवल सरकारी अधिकारी के विरुद्ध लागू होती है, तो सरकारी अधिकारी के विरुद्ध लागू होने वाली रिपोर्ट कौन सी है, रिट कौन सी है, परमादेश है। परमादेश का मतलब होता है आदेश देने का अधिकार। जब कोई व्यक्ति अपने पद पर रहकर सही से काम नहीं करता है तो भारत का न्यायालय क्या करता है, उसे कार्य करने का क्या करता है, आदेश प्रदान करता है। अब यह रिट किस पर लागू नहीं होती है, जो सरकारी अधिकारी, एक तो राष्ट्रपति पर यह रिट लागू नहीं होगी, और दूसरा किस पर नहीं होगी, राज्यपाल पर लागू नहीं होगी। बाकी जितने भी सारे सरकारी अधिकारी हैं उन सभी पर इस रिट को लागू किया जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि परमादेश किस पर लागू नहीं होगा, तो राष्ट्रपति और राज्य का जो राज्यपाल होते हैं जितने सारे, उनके विरुद्ध लागू नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध रिट लागू की जाएगी। इसके बाद क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध को कहते हैं इंग्लिश में प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है मना करने का अधिकार। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह अधीनस्थ न्यायालय को रिट जारी की जाती है कि भाई ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, क्या है, मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, तो इस मामले में आप कोई भी कार्यवाही ना करें। आपने पढ़ा है अभी बीच में, क्या पढ़ा आपने, कि मौलिक अधिकार से संबंधित अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने का जो अधिकार है वो किसके पास दिया गया, या तो सुप्रीम कोर्ट करता है या क्या करेगा, हाई कोर्ट। यदि अधीनस्थ न्यायालय इन पर कोई भी कार्यवाही कर रहा है तो कार्यवाही को क्या करता है, बीच में क्या करता है, रोकने का आदेश जारी करता है कि भाई ये अधिकार क्षेत्र से आपके बाहर का है, इसलिए मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी सारे मामले हैं उन पर आप कोई भी कार्यवाही ना करें। इसमें हमने क्या कर दिया प्रतिषेध में, कि मौलिक अधिकार संबंधित जितने भी सारे मामले उसकी कार्रवाई को हमने क्या कर दिया, रोक दिया। तो यह रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा अपने नीचे के जितने भी सारे अधीनस्थ न्यायालय है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उनके लिए रिट क्या की जाती है, जारी की जाती है। चौथा कौन सा है, उत्प्रेषण, इसको कहते हैं सर्क्यूलर। अब ये रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है, ये रिट एक्चुअली होता क्या है कि मैंने अपने क्या पढ़ा हमने बीच में, कि मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी सारे मामले उनको संरक्षण प्रदान कौन कर रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी सारे पेंडिंग डिसीजन होते हैं उन सभी को निर्णय के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपने पास मंगा लेता है। समझ गए ना। इस रिट में क्या कि बीच में ही कार्रवाई को रोक दिया, इसमें क्या हुआ, कार्रवाई पूरी समाप्त हो चुकी, इसके बाद जितने भी सारे फाइनल डिसीजन के लिए है तो हाई कोर्ट मंगा लेगा, या हाई कोर्ट नहीं मंगाया तो सीधा क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी सारे पेंडिंग डिसीजन है उनको निर्णय के लिए क्या करता है, वो अपने पास मंगा लेता है। चौथा कौन सा है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है प्रश्न पूछने का अधिकार, या आपने किस अधिकार से ये काम किया है। तो ड्यू वारंटो का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अवैधानिक रूप से किसी पद पर क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, मतलब ऐसे पद पर रहकर काम कर रहा है जिसे करने का उसके पास कोई भी दायित्व नहीं है, लेकिन फिर भी वह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो न्यायालय उससे प्रश्न पूछती है कि आपने किस अधिकार से काम किया, और यदि वह इसका कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया तो उसे कार्य करने से हम क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। देखो परमादेश और यदि अधिकार परीक्षा में पूछे दोनों में अंतर क्या है। परमादेश में कोई व्यक्ति अपने पद पर रहकर काम ही नहीं कर रहा है,
इसमें कोई व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन ऐसे पद पर रहकर काम कर रहा है जिसे करने का उसके पास कोई भी दायित्व नहीं है। तो जब दायित्व नहीं है तो न्यायालय पूछेगा भाई कि आपने किस अधिकार से काम किया, यदि इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया तो उसे काम करने से क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। इस सारे अधिकारों के जितने भी सारे अधिकार हमने पढ़े हैं 5 मौलिक अधिकार, उनमें से किसी अधिकार का भी यदि आपका उल्लंघन होगा तो आर्टिकल 32 उसको क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। तो क्वेश्चन हमसे अलग से पूछेगा कि मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आर्टिकल 226 में कौन दिया है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा इनको क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रिट जारी करेगा और सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार के रिट जारी कर क्या करता है, इन अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है। आप अपना एग्जाम पुराने जो सॉल्व पेपर होते हैं उन पर देखना, उसमें क्वेश्चन पूछा है क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है। बिल्कुल है, मौलिक अधिकार वाद योग्य। क्यों कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार कैसे वाद योग्य है, समझ गए ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य, बिल्कुल वाद योग्य हो। क्यों, क्योंकि न्यायालय में इनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। बोले इनके खिलाफ कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में मुकदमा दायर करा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को क्या कह दिया, पूरे संविधान की क्या कह दिया, आत्मा का। उन्होंने कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे कि पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, तो उन्होंने कहा मैं बिना कुछ सोचे कहूंगा कि आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। अब ये पूरा मौलिक अधिकार मैंने आपको 12 से लेकर कहां तक पढ़ा दिया, अभी 32 तक पढ़ा दिया। 3 आर्टिकल और बचे 33, 34 और 35। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा और मौलिक अधिकार का आपका पार्ट जो रहेगा पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। पुराने जितने भी सारे आपके एग्जाम है यूपीएससी को छोड़कर पीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, जितने भी सारे एसआई एसआई के जो भी आपके एग्जाम है, मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाएंगे 90% तक आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, आपको इसमें से मिल जाएगा। वैसे मैंने बताया था कि जब मैंने शॉर्ट में आपको शुरुआत में जो बताया था 8 से 10 क्वेश्चन, 60 से 70% क्वेश्चन तो हमको उसी मिल जाते हैं। किसमें मिल जाएंगे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में, भाग 3 में दिया गया है। आर्टिकल यदि हमसे पूछता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया है, तो 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए। मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, 7 थी। वर्तमान में कितनी है, 6। कौन सा हटा दिया, संपत्ति के अधिकार को हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया है। और संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटा दिया, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। और हटाकर इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। तो इतनी सारी चीजें जो बेसिक थी वो तो आपसे वहीं से पूछ लेगा। बाकी मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। आप पढ़िए एक बार अच्छे से, सारे के सारे जितने सारे वीडियो आप उनको पढ़िए, आपको लगेगा खुद ही कि भाई एक भी क्वेश्चन हमारा कहीं से भी क्या नहीं हो रहा है, मिस नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें आर्टिकल 33, 34, 35 पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। बहुत काम की चीज पढ़ाऊंगा आपको, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। संविधान का लगभग ऑफलाइन जो क्लास होती है मेरी, उसमें 60 पेज पढ़ाता हूँ। 60 पेज में 90% तक आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। मेरी कोशिश यही कि जो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ वही का वही सबमिट आपको ऑनलाइन में मिले। इसलिए यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।